हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्लास 10th का हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली। अब क्लास 10th में रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फिर आगे का वीडियो भी बनाएंगे। तो पहले इसको शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसी में छुपा हुआ है। इसमें दो पार्ट है। री मतलब होता है अगेन प्लस प्रोडक्शन, प्रोड्यूस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दूसरा अगेन ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है। तो अब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जो होता है, उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन में दो आर्गन डेवलप होते हैं या दो गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट। तो अब ह्यूमन के अंदर एक मेल होता है और एक फीमेल, मेल और फीमेल। तो मेल में जो गैमीट बनता है उसको हम कहते हैं मेल गैमीट, और जो फीमेल में गैमीट बनता है उसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट। अब देखिए, जो मेल गैमीट है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है वो होता है एग, या इसको कहते हैं ओवम या ओवा। इसके कई नाम हैं, एग, ओवम या ओवा। अब देखिए, एक प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए, तो गैमेटोजेनेसिस भी दो टाइप्स की होगी। एक होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, एक क्या होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक होगी ऊजीनेसिस। तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ऊजीनेसिस। अब देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ऊजीनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम, के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ऊजीनेसिस बोलते हैं। अब देखिए, तो अब तक बार फिर से देख ले जो पढ़े हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये न्यू चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री प्लस प्रोड्यूस।
री का मतलब अगेन, प्रोड्यूस का मतलब फॉर्मेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से प्रोड्यूस करता है या बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल में डिवाइड होते हैं। तो मेल के अंदर गैमीट बनता है जिसको हम कहते हैं मेल गैमीट, और फीमेल के अंदर जो गैमीट बनता है उसको फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब देखिए, जो मेल गैमीट होता है उसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको कहते हैं एग या ओवम या ओवा। अब देखिए, एक टर्म आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब कि ऐसी प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसके थ्रू क्या बनता है? गैमीट बनता है। मेल गैमीट बने या तो गैमीट्स, कोई भी गैमीट्स बने। अब देखिए, अब इस गैमेटोजेनेसिस दो टाइप्स की होती है। एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और देखिए oogenesis, oogenesis क्या है? oogenesis भी एक प्रोसेस है बाय विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एग या ओम या एग। तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू एग बने या ओवम बने तो उसको हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं सेक्स ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन। तो देखिए, ह्यूमन के अंदर दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी गोनैड, या इसको क्या बोलते हैं? गोनैड बोलते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है इसका काम क्या होता है? सबसे पहली बात, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जो गैमीट को प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनैड। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है स्पर्म को ट्रांसफ़र करना और उसको मैच्योर करना। तो पहला काम इसका लिखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट, एंड दूसरा काम है इसका मैच्योरेशन ऑफ गैमीट। मैच्योरेशन ऑफ गैमीट। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो इस गैमीट को बनाएगा, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जब गैमीट बना देगा इसको मैच्योर करेगा और उसको ट्रांसफ़र करेगा। ये दोनों काम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होता है। अब देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो दो होता है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये होता है टेस्टीज, और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। टेस्टीज की नंबर कितना होता है? 2 होता है ह्यूमन में, और ओवरीज का नंबर भी ह्यूमन में 2 होता है। टेस्टीज और ओवरी। अब देखिए,
ये जो टेस्टीज है ये ह्यूमन मेल में है, मेल में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या करेगा, फीमेल में एग प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो टेस्टीज से स्पर्म प्रोड्यूस होगा या फिर ओवरी से एग प्रोड्यूस होगा, तो अब इनका काम सिर्फ था गैमेट्स को बनाना, इन्होंने गैमेट्स को बना दिया। अब गैमेट्स बनने के बाद फिर सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो हेल्प करेंगे गैमेट को ट्रांसफ़र होने में, उसको मैच्योर होने में। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। सेक्स ऑर्गन देख चुके थे, अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, ये दो टाइप, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम मेल में देख रहे हैं, तो मेल में आपको पता है, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन होता है, टेस्टीज, ठीक है। अब मेल में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। अरे भाई देखिए, मेल में हमने बताया था कि टेस्टीज क्या करेगा, सिर्फ स्पर्म को बनाएगा, प्राइमरी है, स्पर्म को बना दिया। अब स्पर्म को मैच्योर करने के लिए, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ और ऑर्गन्स होंगे, कुछ और सिस्टम्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई चीज़ होते हैं। पहले हम लिखते हैं वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया जो होता है एक डक्ट है। क्या है, एक डक्ट है, और ये डक्ट क्या करता है, स्पर्म को टेस्टिस से कलेक्ट करके टेस्टिस से बाहर ले जाता है, ठीक है। तो हो गया वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद है एपिडिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। वासा डिफरेंशिया स्पर्म को टेस्टिस से कलेक्ट करके बाहर ले आता है, और इजाकुलेटरी डक्ट क्या करता है, स्पर्म को वासा डिफरेंशिया से लेकर के यूरेथ्रा में ला करके डिस्चार्ज करता है। तो सबसे पहले हमने देखा वासा डिफरेंशिया, इजाकुलेटरी डक्ट, उसके बाद है यूरेथ्रा के बाद है पेनिस। तो एक एक करके हमको सारी डिटेल्स पढ़नी है। अब इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मेन मैंने बता दिया। अभी जब डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सब चीज़ें भी सामने आएंगी, क्या क्या होता है सारी डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ इतना ही। अब देखिए, अब हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस के बारे में हमको सबसे पहले ये देखना है कि टेस्टिस की लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ टेस्टिस, लोकेशन ऑफ टेस्टिस। तो आइए लोकेशन ऑफ टेस्टिस को पहले देखते हैं। लोकेशन ऑफ टेस्टिस, तो लोकेशन ऑफ टेस्टिस सबसे पहले देखिए, लोकेशन ऑफ टेस्टिस में ये टेस्टिस होता क्या, कहाँ होता है, सारी चीज़ें आपको बना करके स्ट्रक्चर में दिखाया जाएगा। अभी हम सबसे पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि टेस्टिस एक्चुअल में होता कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है टेस्टिस की, ठीक है। तो टेस्टिस जो होता है, इट इज़ लोकेटेड in a बैग या पाउच
लाइक स्ट्रक्चर, टेस्टीज इज लोकेटेड इन द बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये कहाँ रहता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, कॉल्ड। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम सैक कहते हैं। ठीक है, देखते हैं स्क्रोटम सैक की डिटेल। तो अब देखिए स्क्रोटम सैक, ये स्क्रोटम सैक है। पूरा फिगर मैंने फिगर पहले बना रखा है, थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए। अब देखिए ये जो 3 लेयर है, स्क्रोटम सैक जो होता है हमारा, वो 3 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 3 लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो किस चीज़ की होती है? स्किन की होती है, आउटर मोस्ट लेयर। फिर सेकंड, बाहर से सेकंड वाली जो लेयर होगी वो डेटोज मसल्स की होगी। किसकी होगी? डेटोज मसल्स की, जो मिडिल में प्रेजेंट होगी। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर वाली लेयर जो होगी वो क्रीमास्टर होगी, जो इनर मोस्ट लेयर है। ठीक ना। अब ये रही 3 लेयर इसकी स्क्रोटम सैक की। अब स्क्रोटम सैक के एकदम सेंटर में बीच में एक पार्टीशन वॉल होती है। क्या होती है? एक पार्टीशन वॉल होती है। इस पार्टीशन वॉल को हम क्या कहते हैं? सेप्टम स्क्रोटी। क्या कहते हैं? सेप्टम स्क्रोटी, या इसका नाम है स्क्रोटम सेप्टम। इसका 2 नाम है। ठीक है। अब ये स्क्रोटम सेप्टम जो होता है, इसका काम क्या है? ये स्क्रोटम सैक को 2 लोब में डिवाइड करता है, 2 पार्टीशन में या 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए, अब दोनों पार्ट में, दोनों कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। अब ये जो स्क्रोटम सेप्टम है, इसकी वजह से ये टेस्टिस दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट मिलता है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, दोनों को डिवीजन मिलता है। अब देखिए इसकी वॉल से, जो थर्ड वॉल है उसकी वॉल से एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्यूबर्नाकुलम। ये जस्ट लाइक स्प्रिंग ये काम करेगा। तो ये ग्यूबर्नाकुलम एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? स्क्रोटम सैक को, स्क्रोटम सैक की वॉल को, टेस्टिस को स्क्रोटम सैक की वॉल से ज्वाइन करने का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। ये क्या है? ग्यूबर्नाकुलम है। अब देखिए एक टेस्टिस से 4 नस गई होती है, 4 डक्ट या पतली पतले ट्यूब गए होते हैं। इन ट्यूब्स को अलग अलग नाम है, 4 इसमें से भी जाएगा, 4 इसमें से भी जाएगा। तो देखिए जो पहला है उसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या करती है? टेस्टिस से बने हुए स्पर्म को कैरी करती है, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म जो बनता है उसको यहाँ से लेकर के बाहर जाती है। तो स्पर्म को कैरी करने के लिए बनता है वासा डिफरेंशिया, इसमें पाई जाती है। अब देखिए, तो ये स्पर्म टेस्टिस है, ये काम कर रहा है, तो इसको कुछ फूड मटेरियल चाहिए। तो इसको फूड की सप्लाई करने के लिए इसको क्या चाहिए? टेस्टिकुलर आर्टरी चाहिए। टेस्टिकुलर आर्टरी इसके पास फूड लेकर आएगी। फिर देखिए जब इसके पास फूड आ रहा है तो इसको वेस्ट मटेरियल भी बनेगा। तो वेस्ट मटेरियल के लिए इसके पास होगी टेस्टिकुलर नर्व, जो यहाँ से वेस्ट मटेरियल को लेकर के जाएगी। क्या पाएगी? टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर वेन। टेस्टिकुलर वेन होगी जो वेस्ट मटेरियल के लेकर के यहाँ से बाहर जाएगी। अब देखिए जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, भोजन भी कर रहा है, वेस्ट मटेरियल बना रहा है, तो टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है या कम है, ये फील करने के लिए, दर्द को महसूस करने के लिए इसके पास नर्व भी पाई जाएगी। उस नर्व को हम क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर नर्व। तो इस तरह से इसके अंदर 4 पतली पतली ट्यूब होते हैं। अब चारों ट्यूब को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। पहली वासा डिफरेंशिया स्पर्म को कैरी करेगी, दूसरी टेस्टिकुलर आर्टरी फूड मटेरियल को लेकर के स्पर्म में, टेस्टिस में आएगी। टेस्टिकुलर वेन टेस्टिस से वेस्ट मटेरियल को लेकर बाहर जाएगी। टेस्टिकुलर नर्व जो इसको फील करवाएगी, जो इसको दर्द वगैरह महसूस करने की पावर देगी, तो इसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर नर्व। अब देखिए टेस्टिस जो होता है, स्पर्म बनाने के लिए उसको बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर ही ये स्पर्म को बना सकता है। तो स्पर्म बनाने के लिए इसको चाहिए कितना टेम्परेचर? 93 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर इसको कैसे पता चलेगा? ये नर्व बताएगी कि 93 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, अब ये स्पर्म बनाएगी। अगर 93 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा तब ये स्पर्म नहीं बना पाएगी। तो इसको आप लोग नोट करिए। तो आइए
स्कॉटम सैक और टेस्टिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गई थी, उसको आप देखिए कैसे बनाया था। देखिए सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेस्टिस एंड स्कॉटम सैक। तो कुछ पॉइंट थे इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। देखिए, इट टेस्टिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन 7th month ऑफ एम्ब्रियो। जो टेस्टिस होता है ना, वो जब एम्ब्रियो 7 महीने की कंडीशन में होता है, अपने माँ के पेट में होता है, 7वां महीना होता है, तभी टेस्टिस कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होता है, ठीक ना। इन एम्ब्रियो इन इट्स एब्डोमेन, कहाँ पर डेवलप होता है? चाइल्ड के एब्डोमेन, माँ के पेट में नहीं, चाइल्ड के एब्डोमेन में डेवलप होता है, चाइल्ड के एब्डोमेन, चाइल्ड के पेट में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 7th मंथ, और जब 7वां महीना कंप्लीट हो जाता है, इट कम्स इन स्क्रॉटम सैक। तो टेस्टिस जो होता है चाइल्ड के एब्डोमेन से निकल कर चाइल्ड के स्क्रॉटम सैक में आके फिक्स हो जाता है। स्क्रॉटम सैक एंड फिक्स विथ ग्यूबरनाकुलम, चाइल्ड के स्क्रॉटम सैक में आता है और चाइल्ड के स्क्रॉटम सैक में जो ग्यूबरनाकुलम होता है उससे आके अटैच होता है। मैंने डायग्राम में बता रखा है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? इन सम केसेस, कुछ केसेस में टेस्टिस रिमेन हिडन, टेस्टिस छुपा रह जाता है, हिडन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में। कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है वो चाइल्ड के एब्डोमेन में ही छुपा रह जाता है। तो जब टेस्टिस चाइल्ड के एब्डोमेन में ही छुपा रह जाएगा एंड और इट्स एंड दिस इज अ डिजीज, मतलब कि देखिए, जब टेस्टिस चाइल्ड के एब्डोमेन में छुपा रह जाएगा और एब्डोमेन में से निकल कर आकर के स्क्रॉटम सैक में नहीं जुड़ेगा, नहीं ज्वाइंट होगा, तब एक डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिजीज। तो ये डिजीज बन जाएगी कॉल्ड क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, और उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो इस डिजीज को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कंडीशन में क्या होता है, जो मेल होता है वो स्टेराइल हो जाता है, वो नॉन रिप्रोडक्टिव हो जाता है, उसके अंदर स्पर्म बनेगा ही नहीं, और जब स्पर्म नहीं बनेगा तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो ऐसी कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं, ट्रीटमेंट इज ऑर्किडोफिक्सी। उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्किडोफिक्सी। ऑर्किडोफिक्सी मतलब क्या होता है? टेस्टिस को एब्डोमेन से निकाल कर लाया जाएगा बाय मींस ऑफ ऑपरेशन, और उसको ला करके फिक्स किया जाएगा स्क्रॉटम सैक के अंदर। तो उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए तीसरी पॉइंट है इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्क्रॉटम सैक रिमेन अनक्लोज्ड। अब देखिए स्क्रॉटम सैक, छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये रहा आपका स्क्रॉटम सैक। स्क्रॉटम सैक ऊपर की तरफ ऐसे होता है, तो ऊपर से ये बंद हो जाता है, ऐसे बंद होता है। और कुछ केसेस में अब जब ऐसा बन गया ना, तो इसको इंग्विनल कैनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। अब ये इंग्विनल कैनाल जो होती है कुछ केसेस में अनक्लोज रह जाती है। देखिए यहाँ पे बंद है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये खुला रह जाता है, ऊपर से अच्छे से प्रॉपर बंद नहीं हो पाता है। और जब ये प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगा तब एक डिजीज हो गई, और उस डिजीज को हम बोलेंगे इंग्विनल हार्निया। क्या बोलेंगे? इंग्विनल हार्निया। तो इसको ऑपरेशन करके इसको अच्छे से बंद किया जाएगा, तब ये डिजीज का ट्रीटमेंट हो गया। तो वही देखिए लिखा है, इन सम केसेस स्क्रॉटम सैक रिमेन अनक्लोज। स्क्रॉटम सैक ऊपर से बंद नहीं हो पाएगा, क्लोज नहीं हो पाएगा, देन इट इज कॉल्ड इंग्विनल हार्निया। तब इसको हम क्या बोलेंगे? इंग्विनल हार्निया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्विनल हार्निया। अब देखिए और एक पॉइंट है डेटोज मसल्स के बारे में। आपको याद होगा अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने जो डायग्राम बनाया था स्क्रॉटम सैक का, उसमें मैंने स्क्रॉटम सैक के आउटर में 3 कवरिंग बताई थी। तो जो मिडिल कवरिंग थी वो डेटोज मसल्स की थी। किसकी थी? डेटोज मसल्स की। तो जो डेटोज मसल्स की कवरिंग थी, उस डेटोज मसल्स की कवरिंग में मैंने बताया था कि ये अब मैंने बताया था, इसमें इसको आगे चल के बताऊंगा। तो डेटोज मसल्स की जो कवरिंग होती है वो विंटर सीजन में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, और समर सीजन में रिलैक्स कर जाती है, मतलब फैल जाती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जब स्क्रॉटम सैक नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेस्टिस जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब टेस्टिस ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि टेस्टिस ऊपर की तरफ जाएगा तो एब्डोमेन के पास आ जाएगा, और एब्डोमेन के पास आ जाएगा तब उसको टेम्परेचर गर्म मिलेगा, और वो क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। क्योंकि ठंडी के सीजन में
इस टेम्परेचर ऐसे डाउन रहता है। और आपको पता है कि टेस्टीज को 93 डिग्री से फ़ारेनहाइट चाहिए टेम्परेचर, तब वो क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा। और गर्मी के टाइम में टेस्टीज के इस एब्डोमेन के पास ज़्यादा गर्मी होगी, तो टेस्टीज एब्डोमेन के पास होगा, जितना पास होगा स्पर्म नहीं बना पाएगा, इसलिए रिलैक्स कर जाती है। और इस वजह से टेस्टीज कहाँ चला जाता है, एब्डोमेन से दूर चला जाता है। तो ये होता है विंटर में कॉन्ट्रैक्ट और समर में रिलैक्स। 2 पॉइंट और छोटी छोटी उसको भी देखिए। इन एलिफेंट्स एंड वेल, ब्लू वेल, एलिफेंट्स और ब्लू वेल जो मछली होती है, इन दोनों में स्क्रॉटम सैक नहीं होता है, इनमें स्क्रॉटम सैक नहीं होता, ओनली टेस्टीज होता है। नेक्स्ट देखिए बैट, बैट चमगादड़, बैट में टेस्टीज कम्स इन स्क्रॉटम सैक, टेस्टीज स्क्रॉटम सैक में आता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब उनको ब्रीडिंग करना होता है, जब उनको रिप्रोडक्शन करने की दरकार होगी, जब उनको रिप्रोडक्शन करने की आवश्यकता होगी, तब वो क्या करेंगे, तब उनके अंदर टेस्टीज क्या होगा, आएगा। जब उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तभी उनके स्क्रॉटम सैक में टेस्टीज आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसको आप लोग नोट डाउन करिए और आगे की वीडियो का वेट करिए।